को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क शिक्षा का, तो राज्य सरकार क्या इनको राज्य सरकार के मत से ये संकाय चलाने की परमिशन देगी? ये सीधा सा क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार की प्रायोरिटी में है बालिका शिक्षा, और इसी को लेकर के कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा, जो मैं समझता हूं किसी भी स्टेट में नहीं हुई होगी, कि अगर जहां 500 बच्चियां हो जाएंगी वहां हम कन्या महाविद्यालय खोलेंगे। कटारिया साहब भी पूछेंगे इनको अलाउ करना। सर मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूं, मैं डिमांड में भी नहीं बोल पाया, तो थोड़ा सा इनसे भी चर्चा हो जाए। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 2006 में स्ववित्त पोषित इनकी सरकार थी, उसके बाद में फिर 5 साल पिछली आपकी सरकार थी, आप नहीं खोल पाए। लेकिन पिछली सरकार का तो जो गाइडलाइन और पॉलिसी थी, वो शिक्षा विभाग में पूरे प्रदेश में वही पॉलिसी थी कि 3 शर्तें पूरी करना आवश्यक था। या तो वो शाखा साथी होना चाहिए, या संघ मित्र होना चाहिए, या फिर एक भवन विशेष से पर्ची आनी चाहिए, वरना इनको खोल देनी चाहिए थी। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इस सदन में घोषणा करता हूं कि कंप्यूटर शिक्षक तो जब केडर हमारा बन जाएगा उसके बाद में हम विषय खोलेंगे। भूगोल और जो मैथ्स का जो आपका है, गणित का या बायोलॉजी का, वो दोनों इसी सत्र में हम दोनों खोल देंगे। लेकिन आप 5 साल तक क्यों नहीं खुलवा पाए, ये भी इनसे पूछिए। कटारिया साहब आप प्रश्न पूछिए, तब एक उत्तर भी देना कि आपकी सरकार ने इनकी क्यों नहीं सुनी। कटारिया जी बोलेंगे, कटारिया जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 के उत्तर में ये कह रहे हैं कि इस योजना अंतर्गत समस्त वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों का प्रबंध विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा किया जाए, एवं विद्यार्थी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। तो क्या ये विकास समिति अपने स्वयं के कोई सोर्सेज हैं जिनके कारण से इनका पेमेंट करते हैं? क्या नीचे वाले में आप कह रहे हो स्वपोषित योजना अंतर्गत विषय संकाय इसी शर्त के साथ खोला गया था कि विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति इसका खर्चा स्वयं वहन करेगा? तो आप यही बता दो, इसका वहन करने के बच्चे कुछ देते हैं या सारा विकास समिति खर्च करती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यालय विकास समिति भामाशाहों से भी लेती है। विद्यालय विकास समिति विकास शुल्क के रूप में भी कुछ पैसा छात्रों से भी लेती है, और ये यही नहीं सब जगह ही लिया जाता रहा है। लेकिन आपकी सरकार में न शिक्षा प्रायोरिटी थी, न बालिका शिक्षा प्रायोरिटी थी, इसलिए 5 साल तक सुनना पड़ेगा सुनना पड़ेगा माननीय सुनना पड़ेगा, सवाल पूछा सुनना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। आप बोल लेना, एक को बोलने दे, बात तो सुनना पड़ेगा ना। आपका अधिकार है इनको। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य बैठे नहीं, प्लीज यू कांट कंपेल द मिनिस्टर, लेट हिम स्पीक। आप मंत्री जवाब प्लीज। मंत्री जी बी रेलेवेंट। मैं निवेदन है, मैं भरा पड़ा हूं तो मेरे को एजुकेशन नहीं बोलने दिया गया। बाद में कर लेंगे, आपका बाद में निकाल लेंगे। इनके शिक्षा के क्षेत्र में पूरे प्रदेश को पीछे धकेलने के कारण मैं रोजाना लेके आता हूं, मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा। माननीय मंत्री चलो ठीक, माननीय मंत्री प्लीज, मैं क्वेश्चन आवर में संसदीय भाषा में प्लीज साहब का एक मिनट, एक्सक्यूज मी। प्रश्नकाल की महत्ता यही है कि रेलेवेंट क्वेश्चन का जवाब दें। मैं, आप सीनियर आदमी हैं, आपसे अपेक्षा करेंगे कि बी रेलेवेंट। कटारिया साहब ने जो सीधा प्रश्न पूछा है, क्या बच्चों से फीस ली जाती है या प्रोमोशन से? बस अपना इसी में कंफर्म करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़ाने के नाम से, कमरे के नाम से या किसी भी तरीके से स्वयं वित्त पोषित में कोई राशि बच्चों से नहीं ली जाती है। विकास शुल्क के रूप में जरूर ली जाती है और अन्य भामाशाहों के द्वारा सहयोग किया जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष को कि ये जो विद्यालय है उसमें कंप्यूटर शिक्षक का तो अभी तक हमारे पास में केडर नहीं है, इसलिए हम टीचर नहीं दे पाएंगे, तो हम स्वयं वित्त पोषित में ही रखेंगे। लेकिन जो मैथ्स बायोलॉजी वाला प्लस भूगोल वाला खोल देंगे, और आप तो 500 बच्चियां कर दो, मुख्यमंत्री जी आपके लिए कन्या महाविद्यालय भी खोल देंगे। अगला प्रश्न जोराराम को आज मैं केवल इतना ही पूछ रहा हूँ कि आपकी बात होगी ना, ये जो बालिका विद्यालय में जो आपने विषय, ये 9-10 से है, और 9-10 में किसकी सरकार थी ये तो आप बता दें। और इन बच्चियों से, जो बच्चियां इसमें नामांकित है, उनमें से किसी बच्ची से इस
खर्चे को या स्वप्रतिष्ठ के तहत कोई शुल्क नहीं लिया जाता, इतना ही बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल सही पूछा। ये एक विद्यालय तो स्वघोषित हुआ था, आपका सरकार थी 2006 में, तो 7/6/2006 को तो ये गाइडलाइन आपने जारी की, और बालिया बालिका 24/7/2008 जब आपकी सरकार थी, हम लोग दिसंबर में आए थे, तब आपने किया, और एक जो बांगड़ है इसमें 30/7/2007 को। यानी ये जो अन्याय बालिकाओं के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में किया गया वो आपके समय में शुरुआत की गई। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। एकदम कैसे जोड़ा 10 दिन पहले, जो 10 तारीख को परीक्षा होनी, मतलब केवल 12 दिन पहले आपने ये अचानक कैसे निर्णय ले लिया, बिना कोई आधार आए, बिना कोई सूचना आए, बिना कोई चीज आए, आपने ये लेकर के क्यों रोकी है, ये जानना चाहते हैं हम। केवल पटवारी पर सहमत हैं, सारे देश में और सारे प्रदेश में क्या पेपर हो रहा है उसको तो आप अलग रख दीजिए, आप तो सीधा इस पे आ जाइए कि जो 10 तारीख तय हो गई थी, 17 तारीख तय हो गई थी पेपर होने की, 29/12 को अर्थात 12 दिन पहले ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि इन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, जो पेपर छपे थे वो प्रेस सेम, ट्रांसपोर्टर सेम, तो पूरी संभावना थी कि पता नहीं कहाँ किस तरह से पेपर आउट हो सकता है। इसलिए ये उचित समझा गया कि इतनी बड़ी परीक्षा में पेपर पुनः लीक न हो, इसके लिए चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करके और प्रशासनिक आधार पर इसको कैंसिल किया गया। जहाँ तक सवाल है, आपकी गवर्नमेंट में भी जो है 2014 से 18 के बीच में लिपिक ग्रेड द्वितीय का पेपर 11/1/2014 को पेपर लीक हुआ। कनिष्ठ लेखाकार का पेपर जो 2/8/2015 को हुआ था, उसको आपको निरस्त करना पड़ा। तो ये मैं कोई ये नहीं कहता कि आपके में हमारे ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 13.5 लाख आदमी जिसमें अभ्यर्थी हैं और उनकी प्रेस, जहां पेपर छपा है, पहले वाला पेपर लीक हुआ है, वो प्रेस सेम है और ट्रांसपोर्टर सेम है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी था प्रशासनिक आधार पर कि पेपर लीक ना हो और सारी व्यवस्था चौक चौबंद करके ही इम्तिहान कराए जाए, इसलिए इनको स्थगित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 5742। एक, सिरोही जिले में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा एक स्मारक एवं एक पुरास्थल संरक्षित घोषित है, जिसका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। 2, विगत 3 वर्षों में सिरोही जिले में स्मारक संरक्षण एवं पुनरुद्धार के तहत पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किसी कार्य पर कोई व्यय नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले के बरमान का सूर्य मंदिर 9वीं शताब्दी का है और चंद्रावती के अंदर जो खुदाई हुई उसमें 9वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के साक्ष्य मिले हैं, किले हैं, मूर्तियां हैं, स्थापत्य कला है, और इससे राजस्थान के इतिहास को समृद्ध होने में सहायता मिलेगी। पिछले साल माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया तो उन्होंने 2020 प्रश्न ही पूछ रहा हूँ 2020-21 के बजट में चंद्रावती के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चंद्रावती में आप वो पैसा जो पड़ा हुआ है अब इस साल में क्या काम करेंगे, और जो सूर्य मंदिर की जो भव्यता है और जो परिसर है उसके संरक्षण के लिए सरकार क्या काम करेगी? अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि वर्ष 2020-21 के बजट में चंद्रावती के लिए 49,93,000 रुपये की राशि रखी गई थी। इसमें मंदिरों के चारों ओर बाउंड्री वाल, गेट एवं रेलिंग निर्माण कार्य 21,03,000, जंगल की साफ सफाई 4 लाख, ट्यूबवेल निर्माण 5 लाख, संग्रहालय भवन में विद्युत फिटिंग कार्य 1,50,000, मूर्तियों के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण 8,40,000, पाथवे निर्माण 10 लाख,
इस प्रकार मूर्तियों के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण 8,40,000, कुल मिला के 49,93,000 के काम स्वीकृत हुए हैं। फरवरी 2021 में इसका कार्यादेश जारी हो चुका है और अगस्त 2021 तक इन कार्यों को पूर्ण कर दिया जाएगा। जहाँ तक सूर्य मंदिर का सवाल है, इसके बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव आए नहीं है, आने पर उस पर विचार करेंगे। अगला प्रश्न श्री अशोक डोगरा। प्रश्न संख्या 2375। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, नगर परिषद द्वारा ही पूर्व में झील की सफाई का कार्य करवाया गया था। विगत 5 वर्षों में जेत सागर झील के विकास सुधार हेतु कोई बजट आवंटित नहीं हुआ। खंड 2, जेत सागर झील वन विभाग वाइल्ड लाइफ के क्षेत्राधिकार में है। जेत सागर झील का विकास कार्य वन विभाग वाइल्ड लाइफ के द्वारा ही करवाया जाना है। फिर भी नगर परिषद के द्वारा वन विभाग वाइल्ड लाइफ से एनओसी मिलने पर कमल गट्टों की सफाई का विचार किया जाएगा। कमल गट्टे उनको क्यों हटवा रहे हो? खंड 3, राजस्थान झील विकास प्राधिकरण को जिला स्तरीय झील संरक्षण विकास समिति बूंदी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान झील संरक्षण एवं विकास प्राधिकरण की धारा 4 के तहत झील को संरक्षित घोषित करने के बाबत विचार किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन नगरी बूंदी में देशी विदेशी पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इस जेत सागर झील का बहुत महत्व है। करीब 5,000 हेक्टेयर में बसी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बजट आवंटन कर और वन विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाकर जेत सागर झील की सफाई कराना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक? ये झील तो वैसे ही वाइल्ड लाइफ वालों की है, इसमें उनको देना न देना का सवाल नहीं होता और उनकी सफाई की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। सवाल ये है कि मेरा आपसे निवेदन है कि अगर नगर पालिका के द्वारा प्रस्ताव आता है तो झील संरक्षण बोर्ड इस बात पर विचार कर सकता है कि इस झील का संरक्षण जो है वो विकास बोर्ड के द्वारा करवा दिया जाए। ये सब पर्यटन की दृष्टि से वन विभाग को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नगर परिषद को फर्क पड़ेगा यदि उसकी साफ सफाई हो जाए। आज ये माउंट आबू की नकील लेक से ज्यादा बेटर स्थिति में है ये, तो इसमें शिकारे, बोटिंग, सब तरह की सुविधा चाहे वन विभाग ही करे, लेकिन एक बार नगर परिषद उसका बजट देकर इसकी सफाई तो करा दे ताकि उस रूप में तो आ जाए कि वो। प्रश्न दूसरा मैं ये कह रहा था कि आपने खंड 3 में ये कहा कि जिला स्तरीय झील संरक्षण एवं विकास समिति बूंदी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, अब ये वहां के मैंने अधिकारियों से पूछा नगर परिषद के, तो वो तो बताते नहीं कि कौन सी समिति है। तो मैं पूछना चाहता हूँ जो आपने जिला स्तरीय समिति बताई है, इसके किसकी अध्यक्षता में है और कौन कौन सदस्य है ताकि उनसे बात की जा सके? नहीं, ये तो संरक्षण, देखिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, मोटी बात यह है कि आपने बताया कि था 5,000 हेक्टेयर की ये झील है। 5,000 हेक्टेयर की झील को आप नगर परिषद के माध्यम से साफ करवाना चाहते हो, ये आज हो सकता है ना कल हो सकता है। एक बात सुनो आप मेरी बात, क्योंकि नगर परिषद की स्थिति आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 5-5 महीने से तो वहाँ पर तनख्वाह नहीं बढ़ी आपकी, और नतीजा ये हुआ गबन घोटाले के चक्कर में आपके चेयरमैन को सस्पेंड और करना पड़ा मुझे, समझे साहब। अब सवाल ये आता है कि वाकई ये झील पर्यटक की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन इसका विकास किस प्रकार से हो। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चूंकि आप नगर परिषद के सदस्य भी हैं, आपको सदस्य, आप एमएलए के हैसियत से वहाँ पर बैठते भी हैं, मेहरबानी करके वहाँ से एक प्रस्ताव लें और प्रस्ताव लेकर के राजस्थान झील विकास प्राधिकरण को भेजें, ताकि हम आगे की कार्रवाई ये करें कि हम जो है इसका झील विकास प्राधिकरण के बजट से जो है इसका कुछ न कुछ ये आप साफ सफाई वगैरह करवा सके। अगला प्रश्न बलबीर सिंह। प्रश्न संख्या 367। क्रम संख्या 1, जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर सीएडी परियोजना को राज्य सरकार द्वारा दिनांक
2010 को पूर्ण घोषित कर दिया गया था। पूर्ण निर्मित खालों के रखरखाव का कार्य संबंधित कृषकों कृषक संगठनों द्वारा ही किया जाता है। पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त खालों को नकारा घोषित करने की कार्रवाई सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा नहीं की जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कच्चे खालों को पक्का किए जाने की वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब गंगकनाल एवं भाखड़ा नहर पर सीएडी द्वारा अखाड़ों का निर्माण किया जा रहा है तो आईजीएनपी पे क्यों नहीं? जो आपने ये कहा कृषक संगठनों द्वारा की रखरखाव करवाया जाएगा, जबकि जल उपभोक्ता संगम वाटर यूजर एसोसिएशन तो वहां भी है, तो ये आईजीएनपी के साथ सोतला व्यवहार क्यों? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया। कल कैलाश मेघवाल जी ने भी बहुत गंभीर बात की। हम लोग सदन में बैठकर इस प्रदेश के हैव नॉट्स के लिए क्या कर सकते हैं कर नहीं सकते हैं उसके बारे में हम लोगों को जरूर चर्चा और फैसले करने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 7 परियोजना CADWM के तहत कार्य हो रहा था। 1/4/2017 को केंद्र सरकार ने इन तमाम योजनाओं को रोक दिया और ये बात करी कि एक नई योजना इस्बिक के तौर के ऊपर नाम से देश में लाई जाएगी। उसके मार्फत राजस्थान के किसानों के खालों का निर्माण होगा। पर 2017 के बाद आज तक केंद्र सरकार द्वारा जो रुकी हुई योजना इस्बिक के तौर पर नहीं आई। हमारे यहाँ काफ़ी सदस्य बहुत प्रभावशाली है। अभी मैंने देखा सतीश पूनिया जी का प्रभाव अनीता जी पर, कि जैसे इनका निर्देश हुआ प्रश्न किस तरह से पूछा जाए, अनीता जी ने इनके निर्देशों की पालना करी। राजेंद्र राठौड़ जी भी बड़े प्रभावशाली है कि इनका प्रभाव वह केंद्र सरकार के अंदर कुछ ये उपयोग करेंगे तो राजस्थान के किसानों को ये इस्बिक के मार्फत से ये रिलेवेंट है। ये रिलेवेंट इसलिए है कि राजस्थान के किसानों के खाले से ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। कोई शहर के अंदर बड़े मोहल्ले के अंदर सीवरेज थोड़े दिन भी अगर खराब हो जाती है तो अखबारों के अंदर पहले प्रशिष्ट के अंदर उसकी खबर होती है। फिर राजस्थान के किसानों के पिछले 5 सालों से खाले निर्माण का कार्य बंद हुआ है, उसकी चर्चा या उसके संदर्भ में कोई भी योजना का निर्णय हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। निर्णय कराने तो अलग बात है, इससे रिलेवेंट और क्या होगा उन किसानों के लिए? इस पानी से ज्यादा तो कुछ भी नहीं। यही सब इस्बिक की योजना इन्होंने बंद कर ली, इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है दूसरे जगह। ठीक, ये MLA साहब सुरेश रावत। क्वेश्चन नंबर 3880। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1। जी हाँ, निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है। खंड 2। जी नहीं, कोचिंग केंद्रों में विद्यार्थियों द्वारा जमा कराए गए शुल्क को लौटाने अथवा आगामी कोर्सेज में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र जारी की गई गाइडलाइंस में ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन का कोई विकल्प नहीं था। कोचिंग केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रस्तावित नियामक प्राधिकरण के गठन के पश्चात इस बाबत नियम बनाकर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री महोदय, पिछले 2 सालों से नियामक प्राधिकरण के गठन की बात सुन रहे हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि सरकार कब तक नियामक प्राधिकरण का गठन करेगी? एक। दूसरा, कोचिंग सेंटरों का जो संचालन है क्या कॉमर्शियल जगह में करना अनिवार्य है तो आवासीय कॉलोनियों में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर क्या कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? है तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचिंग संस्थान प्रदेश में जो संचालित हो रहे हैं वो निजी संस्थान है और उन पर जो शिकायतें आती है उन पर नियंत्रण के लिए समय समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा और प्रशासनिक विभाग के द्वारा
दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और वर्तमान समय में कोचिंग संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन का, पंजीयन का या अनुमति लेने का शिक्षा विभाग से या उच्च शिक्षा विभाग से अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे जन घोषणा पत्र में भी हमने कहा है कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, तो उस संबंध में प्रक्रियाधीन है कार्य, अतिशीघ्र करेंगे। हालांकि ये शिकायतें लगातार पिछले लंबे समय से रही है। 2016 में 2017 में भी शिक्षा विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी। 2018 में प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश के कोचिंग संस्थानों में जो शिकायतें आ रही है उस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उसमें एसपी और दूसरे जिले के अधिकारी रहते हैं और जो भी शिकायतें होती है तो स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से इन संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए और इन पर जो भी शिकायतें आती है उसके समाधान के लिए कार्रवाई की जाती है। नियामक प्राधिकरण की जो बात है तो वो प्रक्रियाधीन है और बहुत जल्दी उसकी कार्रवाई करके उसकी घोषणा की जाएगी। अगला प्रश्न समाराम गरासिया मन से प्रक्रियाधीन है, उसमें बात ही नहीं है। प्रक्रियाधीन न हो गए तभी है ना। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 369। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा का भवन निर्माण डीएमएफटी फंड से अनुमत है। भवन निर्माण के लिए राशि 6.675 करोड़ की जिला दंड नायक एवं जिला कलेक्टर अध्यक्ष सिरोही डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट मैनेजिंग कमेटी द्वारा दिनांक 8/2/2021 को प्रशासनिक एवं 8/3/2021 को वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिनकी प्रति क्रमशः परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है। भवन निर्माण का कार्य कार्यकारी संस्था अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड आबू रोड के द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। धन्यवाद। तो दो मंत्री जी, हो गया कॉलेज सेंक्शन, अब क्या है? अध्यक्ष महोदय जी, हो गया 3 साल हुए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मतलब इतना विलम्ब क्यों रहा 3 साल? जो हो गया उसका धन्यवाद। अगला प्रश्न। धन्यवाद। ओम प्रकाश ये कहाँ बनेगा ये तो बता सकते हैं जगह कहाँ बनेगी ये? माननीय सदस्य बैठे, जब हो गया उसका धन्यवाद ही नहीं दे रहे हैं आप। ओम प्रकाश उड़ला। अगला प्रश्न रामलाल शर्मा। प्रश्न संख्या 761। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के बिंदु संख्या 166 के अंतर्गत 20 अगस्त 2019 को भारत रत्न राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर जयपुर में आईटी आधारित प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें पूरे प्रदेश से आए बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों के उत्साह को देखते हुए सरकार द्वारा स्टार्टअप्स के विकास हेतु 75 करोड़ रुपए के राजीव @75 फंड की स्थापना की घोषणा की गई थी, जो कि आगामी 5 वर्ष में स्टार्टअप के विकास के लिए स्टार्टअप्स को इक्विटी फंड के रूप में वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। 2. उपरोक्त बजट घोषणा के क्रम में राजीव @75 फंड के गठन के क्रम में सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड स्ट्रक्चर की स्थापना हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, इक्विटी फंडिंग को मूर्त रूप देने के लिए वित्त विभाग के निर्देशानुसार इक्विटी फंडिंग की मॉडलिटीज़ के निर्धारण हेतु सीए फर्म को हायर किया गया है, जिससे प्राप्त रिपोर्ट के मूल्यांकन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 3. जी हाँ, वर्तमान में उक्त फंड के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण कोई भी राशि का व्यय नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार ने बजट 2020-21 के अंदर घोषणा की, 1 साल बीत चुका, दूसरा बजट की घोषणा भी हो गई और अभी तक बजट का प्रावधान भी नहीं किया गया, ना बजट खर्च किया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की नैतिकता है कि जिस वर्ष बजट की घोषणा की जाए उसी वर्ष बजट का प्रावधान भी हो और बजट व्यय भी किया जाए? तो एक तो ये प्रावधान आप कब तक कर दोगे और इसको खर्च करना कब तक शुरू कर दोगे? अध्यक्ष महोदय, बजट जो है 20 फरवरी 2020 को बजट घोषणा हुई। इसमें खास तौर से
ये फंड कैसे काम करेगा, किस तरह से होगा, इसके लिए 2 सीए फर्म को काम दिया गया, चीर अमृत इंफ्रास्ट्रक्चर और एक NMR सीए कंपनी है। इन्होंने इक्विटी फंड की गाइडलाइन अभी जनवरी 21 में दी है। 26 मार्च को स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की रिपोर्ट के पास ये सारी बातें सीए की रिपोर्ट जाएगी। ये स्टेट लेवल की कमेटी तय करेगी, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जो IT के मंत्री हैं उसको पास करेंगे, उसके बाद ये विधिवत रूप से काम शुरू कर देगा। अगला प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ, जब कुछ चीज कोई चीज है ही नहीं, आपने स्टार्टअप के विकास के लिए जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही उसमें क्या? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था इसका क्राइटेरिया क्या रखोगे? आप छोटे उद्योगों को रखोगे या स्टूडेंटों को रखोगे? अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न मुकेश भाकर। अगला प्रश्न रफीक खान। क्वेश्चन नंबर 2267। 2267 आपका है मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम जयपुर द्वारा उद्यानों के रखरखाव, विकास और पौधारोपण पर पिछले 5 वर्षों में किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है। 2015-16 जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 24 करोड़ 21 लाख 39 हजार रुपया खर्च किया गया और नगर निगम के द्वारा 14 करोड़ 92 लाख 29 हजार रुपया खर्च किया गया। 16-17 में 21 करोड़ 75 लाख। आपको जवाब दे रहे हो, मैं पूरा पढ़ूंगा इसको। माननीय मंत्री जी, प्रश्न पढ़ा हुआ मान प्रश्न पूछ लें। हाँ, पढ़ा हुआ मान प्रश्न पूछे। आपने लिखा हुआ, आप विवरण। माननीय मंत्री जी, आप प्रश्न पूछ लेंगे। माननीय मंत्री जी, पढ़ा हुआ मान लिया, प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं। आप 20-21 में कुल रियायती दर पे कितने पौधे वितरित किए गए और किशन बाग प्रोजेक्ट कब तक चालू हो जाएगा? पब्लिक के लिए किशन बाग प्रोजेक्ट कब तक चालू हो जाएगा? आपके लिए तो आपने पूछा नहीं है, लेकिन किशन बाग चालू है। आपको फुर्सत हो तो शाम को साथ चलें। प्रश्न जयपुर, उत्तर आपका यह है कि जयपुर शहर को प्रदूषण मुक्त करने की दृष्टि से, हरियाली बढ़ाने की दृष्टि से भी जेडीए के क्षेत्राधिकार में जो 2020 और 2021 में रियायती दर पर जो पौधे वितरण किए गए हैं, उनकी संख्या मैं बताना चाहता हूं आपको कि 43,791 पौधों का वितरण जेडीए के क्षेत्राधिकार में जेडीए के द्वारा किया गया है। नंबर 2, किशन बाग के लिए तो मैं जवाब दे चुका हूं। इसके लिए भी इस पार्क के संधारण के लिए 24/2/21 को EOI आमंत्रित की गई है। मेंटेनेंस काम के लिए संस्था का चयन होते ही पार्क का लोकार्पण कर आम जन के लिए खोल दिया गया, जो खुला हुआ है उसका जो है लोकार्पण कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न सुरेश मोदी। 374। अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 1, भूमिहीन लोगों द्वारा कृषि हेतु उपयोग में ली जा रही सिवाइचक भूमि को नियमन करने के लिए राजस्थान भू राजस्व कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के तहत उपखंड स्तर पर आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर इस संबंध में नियम 1970 के नियम 13 के तहत भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को योग्य पाने जाने पर नियमानुसार आवंटन की कार्रवाई की जाती है। क्रम संख्या 2, राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 13 में उपखंड स्तर पर आवंटन सलाहकार समिति का गठन का प्रावधान है। सामान्यतः आवंटन से पूर्व सदस्यों को 7 दिवस के नोटिस पर बैठक आहूत की जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप जैसे काबिल अध्यक्ष के होते हुए हमको किस तरह के सवालों के क्या जवाब दिए जा रहे हैं, जरा खंड 2 देखिए कि मेरा सवाल क्या है। आपके बात समझ। माननीय मंत्री जी बैठे। माननीय मंत्री जी, प्रश्न 2 में
क्या यह सही है कि नियमन कमेटियों का गठन किया जा चुका है? यदि हाँ तो जिला सीकर की निमका थाना की उक्त कमेटी का गठन कब हुआ? इस प्रश्न का जवाब इससे रेलेवेंट नहीं है साहब। हाँ उनसे मैं आप यही पूछना चाहते हैं? मैं सदस्य जी हाँ बेटा। अध्यक्ष महोदय, जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के तहत जो कमेटी नियम की जानकारी मुझे साफ सवाल ये है, बेटे नियम के बारे में नहीं पूछ रहे, वो पूछे नीम का थाना के संबंध में कमेटी कब गठित कब हुई? अध्यक्ष महोदय जी, ये नियम के अंतर्गत ही कमेटी बनेगी। कमेटी आप प्रश्न पढ़े, एक मिनट रुको, आप प्रश्न पढ़ ले, दोबारा प्रश्न पढ़ ले। मैं प्रश्न ये है, क्या ये सही है कि नियमन कमेटियों का गठन किया जा चुका है? आगे यदि हाँ तो जिला सीकर में के नीम थाना में उक्त कमेटी का गठन कब हुआ? तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी है वो नियमों के तहत पंचायत समिति का प्रधान, इनमें सदस्य कौन कौन है? ये कमेटी तो पूरे के पूरे राजस्थान में हर जगह हर उपखंड में बनी हुई है कि उस कमेटी क्या क्या संरचना वो बता रहा हूं कि खुद एमएलए, वहां का स्थानीय एमएलए, पंचायत समिति का प्रधान, पंचायत का सरपंच, क्षेत्राधिकारी वाली पंचायत। मंत्री जी गठन हुआ या नहीं ये बताएं, कब हुआ? पूरे राजस्थान में सदस्य, मैं सदस्य पूछ ही नहीं रहा आपसे, वो तो कानून में दिया हुआ है सदस्य कौन है। मेरा सवाल कुछ है, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी एक मिनट, माननीय आप खड़े पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नीम का थाना में कमेटी का गठन कब हुआ? आप मुझे सदस्यों के नाम बताएं। बात खत्म हो गई ना, आप सीधी बात, कब गठन हुआ है पूछ रहे हैं बस। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये नीम के थाना और पूरे राजस्थान में कमेटियों का गठन हुआ है। जिस दिन ये नियम बने हुए उस दिन के बाद में लगातार ये कमेटी एग्जिस्ट करती है। अध्यक्ष महोदय, हर साल या हर बार हर सरकार में कमेटी नहीं बनती। अध्यक्ष महोदय, वर्चुअल पोस्ट इनके अंदर ये सदस्य रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में गठन कब कमेटी का हुआ इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, ये तलाश करके बता दें। और इसकी बैठक कब हुई और इसमें कितने लोगों को भूमि नियमन किया गया? दूसरा मेरा सवाल है कि मेरे क्षेत्र में नियमन के कितने आवेदन